Hi, Vachapari. Very warm welcome to the channel, and I am your English educator Shipra Mishra, and I hope you guys are doing fine. तो 11th is आज हम करने वाले हैं चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वी कैन ऑल बी टुगेदर बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमें फैमिली यूनिटी के बारे में सिखाता है कि अगर हम ब्रेव हैं और करेजियस हैं तो क्या कुछ नहीं कर सकते। ये भी हमें पता चलता है कि कैसे पेशेंस जो है हमें हर प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। तो पेशेंट होके हम लोग को हर एक प्रॉब्लम को टैकल करना चाहिए। चैप्टर की शुरुआत देखिए कैसे होती है। चैप्टर की शुरुआत में हमारे नरेटर बताते हैं कि 1976 में वो अपनी वाइफ और अपने दोनों बच्चों के साथ में कैप्टन जेम्स कुक द्वारा की गई 200 साल पहले वोयाज जो कैप्टन जेम्स कुक ने की थी, उस वोयाज को कॉपी करने के लिए निकल जाते हैं। तो 1976 में हमारे नरेटर, उनकी वाइफ, उनकी डॉटर सुजैन और उनका जो बेटा है जॉनथन, वो प्लेमाउथ इंग्लैंड से निकलते हैं 200 साल पुरानी वोयाज को कॉपी करने। हमारे नरेटर 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है और हमेशा से उन्होंने ये सपना देखा है कि वो भी राउंड द वर्ल्ड वोयाज करे, एक्सप्लोर करे इस दुनिया को सी वेज पे। और इस सपने में उनकी वाइफ ने उनका हमेशा साथ दिया। पिछले 16 सालों में जितना कुछ भी खाली समय उन्हें मिल पाया, वो हर बार कोशिश करते कि वो ब्रिटिश वाटर्स में जहां पर भी एक्सप्लोर कर पाएं और अपनी स्किल्स को और बेटर बना पाएं, वहां वहां जाकर वो एक्सप्लोर करें। उन्होंने तो अपनी एक बोट भी बना दी जिसका नाम था वेव वॉकर, जो कि प्रोफेशनली बनाई गई थी और उसे रफेस्ट वेदर्स और वाटर्स में टेस्ट किया गया था। इसके बाद में इन्होंने ये जो पूरी जर्नी है, ये जर्नी प्लान की है 3 सालों के लिए। तो ये जर्नी जिस पे निकल गए हैं, ये 3 साल की लंबी जर्नी है, जिसमें से 1 साल अभी कंप्लीट भी हो चुका है, यानी कि 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी ये ऑलरेडी तय कर चुके हैं और इन्हें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब ईस्ट की तरफ जाने से पहले इन्होंने सोचा कि यार क्यों ना 2 और लोगों को हायर कर लिया जाए, 2 और लोगों की मदद ले ली जाए, क्योंकि वो जाने वाले थे सदर्न इंडियन ओशन में, जो कि एक्चुअली दुनिया का काफी खतरनाक समुद्रों में से एक है। एंड इसीलिए उन्होंने सोचा कि 2 और लोगों की मदद लगेगी। तो वो एक अमेरिकन को लेके आए जिसका नाम था लैरी, और एक स्विस को लेकर आए जिसका नाम था हब। अब इसके बाद में वो केप टाउन से निकल जाते हैं और अपने दूसरे ही दिन पर उन्हें बहुत ही खतरनाक हवाओं का सामना करना पड़ता है। ये हवाएं हमारे नरेटर को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही थी। अगर कुछ भी परेशान कर रहा था तो थी वो लहरें, वो वेव्स जो कि बहुत ऊपर ऊपर तक उठ रही थी। इतने ऊपर तक उठ रही थी कि बोट के मास्ट तक पहुंच रही थी। यानी वो जो बोट होती है, बोट के अंदर ऐसे डंडा होता है ना, इस डंडे तक वो सारी की सारी वेव्स जो है वो पहुंच रही थी। अभी ये जो वेव्स है, ये वेव्स बढ़े जा रही है, वेदर खराब होते जा रहा है और आ जाता है दिसंबर 25। दिसंबर 25 को सिचुएशन बहुत ही खराब होती है, बट फिर भी वो अच्छे से अपने क्रिसमस हॉलीडेज सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस ट्री भी लगाते हैं और सोचते हैं कि न्यू ईयर्स तक सिचुएशन चेंज हो जाएगी। हाँ, सिचुएशन चेंज होती है और वर्ड्स के लिए सिचुएशन और खराब हो जाती है। अभी यहाँ पर 2 जनवरी को तो वेव्स जाइगैंटिक हो जाती है। इतनी इतनी बड़ी वेव्स हो रही होती है जितनी बड़ी वेव्स उन्होंने आज तक कभी नहीं देखी थी। उनकी स्पीड वैसे ही चल रही थी जैसे कि उन्होंने पहले से मेंटेन की हुई थी, और वो देख पा रहे थे कि हर एक वेव के एंड में पूरा का पूरा समुद्र उनकी तरफ आए जा रहा था। हवाएं चल रही थी और ये तेज हवाएं कानों में चुभ रही थी। हवाओं के साथ में जो पानी के थोड़े स्प्रिंकल्स आ रहे थे कानों में, वो भी बहुत परेशान कर रहे थे। अब वो समझ चुके थे कि सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है और बोट को स्लो डाउन करने का वक्त है। तो ऐसे में वो बोट को क्या कर लेते हैं, स्लो डाउन करने के लिए अपना जो जिब है उसको नीचे गिरा देते हैं और एक भारी सी रोप पानी में फेंकते हैं ताकि उस वजन से बोट जो है वो वहीं रुक जाए। अब बोट को स्लो डाउन करने के बाद वो सब जगह चेक करके तैयार हो जाते हैं डूबने के लिए। जी हाँ, वो अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि अगर तो बोट डूबी तो वो लोग सब सेफ रहें। इसीलिए वो ऑयल स्किन्स पहन लेते हैं, ठीक है, लाइफ जैकेट्स डाल लेते हैं, पूरा राफ्ट्स निकाल लेते हैं और फुल तैयार हो जाते हैं कि अगर अब बोट डूबी तो हम तैयार रहेंगे, हम सरवाइव कर पाएंगे।
ठीक है। अब जैसे ही वो इंतजार कर रहे होते हैं इस डिजास्टर का, तो ये डिजास्टर शाम को 6 बजे आता है, खतरनाक सन्नाटे के साथ। हवाएं रुक जाती है, आसमान काला हो जाता है, अजीब सी आवाजें आने लगती है, और एकदम बोट के ऊपर एक खतरनाक सा बादल मंडराने लगता है। थोड़ी देर बाद नरेटर रियलाइज करते हैं कि ये बादल नहीं है, ये तो दुगनी हाइट की वेव है जो इतनी ऊपर तक उठ रही है कि मानो बादल हो। ये रियलाइज करके तो अब उन्हें लग रहा होता है कि अब तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता, और इतने में उनके अंदर से एक आवाज आती है कि कर लेंगे, हो सकता है कि इस वेव को भी क्रॉस हम कर लें। और ये आवाज झूठी होती है, क्योंकि जैसे ही वो वेव की तरफ जाते हैं, उनका शिप वेव से टकरा जाता है और बूम, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इतना बड़ा एक्सप्लोजन कि सारा पानी उस वेव के साथ में बोट के अंदर आ जाता है, अपनी झाग के साथ में पूरा पानी, पूरा वेव अंदर आ जाता है। हमारा नरेटर जो है, हमारी नरेटर का सर व्हील में जा भिड़ता है, और एक प्रेशर के साथ वो वेव वॉकर के बाहर गिर जाते हैं। वो वेव वॉकर के बाहर गिर जाते हैं और उन वेव्स के अंदर दब जाते हैं। वो रियलाइज करते हैं कि अब तो बस वो मरने वाले हैं, अब तो उनका कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं उनको बचा सकता, कुछ नहीं हो सकता अब उनका, और वो बेहोश हो जाते हैं। अब जैसे ही वो बेहोश होते हैं, तो ऑफ कोर्स उनको तो ये लग रहा होगा कि वो मर गए हैं, बट देन थोड़ी देर बाद उनका सर पानी से बाहर आता है, वो होश में आते हैं और वो रियलाइज करते हैं कि वेव वॉकर तो सामने डूब रही है, पूरी की पूरी इस तरीके से बेंड हो चुकी है। अब वेव वॉकर को बचाना ही होगा, तो वो अपने जैकेट को पुल करके और जैकेट को फुला देते हैं, और कैसे जैसे वेव वॉकर की गार्ड रेल्स तक पहुंचकर वेव वॉकर के जो मेन एरिया होता है, मेन बूम होता है, उसमें पहुंच जाते हैं। अब वहां तक पहुंचने के लिए भी वो इधर चले उधर चले, इस तरीके से हर एक वेव के साथ में टॉस होते होते जा रहे होते हैं। अभी लेफ्ट रिब्स उनकी क्रैक हो चुकी है, दांत उनके टूट चुके हैं, पूरे मुंह में खून खून हो रहा है, और उसके बावजूद वो कैसे जैसे जाकर व्हील को संभालते हैं। जैसे ही वो व्हील को संभालते हैं, बोट सीधी हो जाती है, पर अब उन्हें रियलाइज हो जाता है कि वो व्हील को किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। उन्हें दिखता है वाटर वाटर एवरीवेयर, वो कहते पानी पानी हर जगह उन्हें दिख रहा था। उन्हें पता था कि अंदर पानी जा चुका है, बोट के नीचे तक पानी जा चुका है, पर उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर चेक करे व्हील को छोड़ के। शायद उस मिनट पे वो ये प्रे कर रहे होंगे कि हे भगवान, किसी को भेज दो जो ये व्हील संभाल लें, और इतने में एंट्री हो जाती है मैरी की। मैरी कहती है वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं, हर जगह पानी आ चुका है, कुछ करो। और इतने में हमारे नरेटर मैरी को व्हील पकड़ा के दरवाजे खोल के और एकदम हीरो स्टाइल के अंदर पहुंच जाते हैं, जो मेन एरिया होता है बोट का, उसमें केबिन एरिया। देखते हैं कि लैरी और हर्व वहां पे पागलों की तरह पंप करे जा रहे हैं और पानी को बाहर फेंके जा रहे हैं। आसपास की हर एक चीज बह चुकी है, सब कुछ, चाहे वो क्लोथ्स हो, क्रॉकरी हो, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज, सब कुछ बह चुका है, सब कुछ डूब चुका है। थोड़ा तैर के, थोड़ा घुटनों के बल चल के वो बच्चों के केबिन में पहुंच जाते हैं और पूछते हैं आर यू ऑल राइट, क्या तुम लोग ठीक हो? और बच्चे बोलते हैं कि वो एकदम ठीक है, पर सू बताती है कि उसका सर दुख रहा है। वो नोटिस करते हैं कि सू का सर जो है वो सूज चुका है, उसके सर पे चोट आई है, पर उनके पास अभी समय नहीं होता कि उसके सर को संभाले या उसको वहां पर कंसोल करने की कोशिश करे, क्योंकि उनके अंदर का कैप्टन एज वेल एज फादर जाग उठा है, उन्हें सबको बचाना था। और इसीलिए एक हथौड़ा, कुछ स्क्रूज और कैनवस लेकर वो चले जाते हैं डेक की तरफ। अब वो देखते हैं कि स्टारबोर्ड साइड पूरी तरीके से खुल गया है, राइट हैंड साइड पूरी तरीके से खुल गया है। मतलब जितनी बार वेव आती है राइट हैंड साइड से पानी अंदर आया जाता है, हर बार जब भी वेव आती है इस साइड से पानी अंदर आता रहता है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अगर मैंने कुछ रिपेयर्स नहीं किए तो हम 100% डूब ही जाएंगे।
तो उन्होंने फटाफट से कुछ कैनवस बिछाया, कुछ हैच कवर्स लगाए एंड देन फिर कुछ होल्स भर के उन्होंने रिपेयर्स कर लिए। अभी भी उन्हें पता लग रहा था कि पानी अंदर आ रहा है, बट बहुत सारा पानी अब दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट होने लगा था। ये सारी मैटर को तो सॉल्व वो कर चुके थे, पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम तब आ गया जब हैंड पंप्स काम करना बंद कर गए। अरे हैंड पंप्स की मदद से ही तो ये पानी बाहर फेंकते हैं, कोई बाल्टी बाल्टी भर के थोड़ी फेंकते हैं। तो अब क्या करते, हैंड पंप्स के अंदर डेबरी फंस गया था, कचरा फंस गया था, जितना जो भी बहकर आ रहा था। तो अब हमें चाहिए थे स्पेयर हैंड पंप्स, तो इन्हें 2 स्पेयर हैंड पंप्स मिल गए। जो इलेक्ट्रिक हैंडपंप वहां पर पड़ा था वो भी शॉर्ट सर्किट कर गया था, इन्हें एक स्पेयर इलेक्ट्रिक हैंडपंप भी मिल गया और वो भगवान की दया से काम कर गया। तो हैंडपंप्स तो वापस काम करने लग गए, यानी अब पानी जो है वो बाहर जा सकता है। अब इसके बाद में पूरी रात इतनी खतरनाक ठंड के अंदर वो पानी में पंप किए जा रहे थे, पंप किए जा रहे थे और बस व्हील को संभाले जा रहे थे। रेडियो पे हेलो 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 123 123 रेडियो पे बात किए जा रहे थे, इमरजेंसी कॉल्स किए जा रहे थे, वो रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि काश कोई तो आ जाए, शायद कोई यहाँ पर आ जाए और हम सबको बचा ले। पर उनके इन इमरजेंसी इन हेल्प कॉल्स का कोई जवाब उन्हें नहीं मिल रहा था, क्योंकि इस रिमोट कॉर्नर में, दुनिया के इस हिस्से में शायद कोई आता ही नहीं था। वो अपनी बच्ची को देख रहे थे, उसका सर पूरी तरीके से सूज चुका है, अब पूरी तरीके से उसको एकदम खतरनाक रूप से सूजन आ चुकी है, नीला पड़ चुका है और अब पता चल रहा है कि उसकी आर्म पे भी बहुत बड़ा सा कट है। जब उससे पूछा बेटा ये क्यों नहीं बताया तुमने पहले, तो वो कहती है मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। कितना प्यारा बच्चा है ये, कह रही है मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी पापा, आप तो हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। फिर आ जाती है मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, तो जनवरी 3 की मॉर्निंग आ गई है। अब वो पूरी तरीके से पानी को पंप करे जा रहे हैं और उसकी वजह से पानी सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल आ चुका है। इतना कंट्रोल में आ चुका है कि 2-2 घंटे के रोटेशन में ये क्या कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं कि ठीक है 2 घंटे तू काम कर ले, 2 घंटे में आराम कर लेता हूँ, ऐसे आराम से पूरा रोटेशन में ये काम कर सकते हैं। फिर भी उन्हें पता चल रहा था कि ये काफी नहीं है। हम हैंड पंप से पानी बाहर तो फेंक रहे हैं, कहीं ना कहीं से बहुत ही खतरनाक लीक हो रहा है, कहीं ना कहीं से ये लीक हो रहा है, क्योंकि पानी अभी भी आए जा रहा है, आए जा रहा है। तो वो गए और उन्हें पता चला कि बोट के जो मेन रिब फ्रेम्स थे वो टूटे हुए थे, वो टूटे हुए थे। इनफैक्ट वो मेन रिब फ्रेम्स टिके हुए पता है किस पे थे, कबर्ड्स पे। कुछ कबर्ड्स पार्टीशन की वजह से वो हिस्सा जो है बोट का वो टिका हुआ था, अदरवाइज बोट पूरी तरीके से अपने फ्रेम्स जो होते ना, फ्रेम से पूरी तरीके से टूट गई थी और वहां से पानी अंदर आए जा रहा था। 15 घंटे ऑलरेडी हो चुके थे और इस कंडीशन को देखते हुए हमारे नरेटर ने सोचा हम ऑस्ट्रेलिया तो नहीं पहुंच पाएंगे। ये कंडीशन जो वेव वॉकर की है, इस कंडीशन को देखते हुए तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे और इसीलिए उन्होंने चार्ट्स निकाले और कुछ कैलकुलेशंस की और कैलकुलेशंस करके उन्हें पता चला कि एल एम्स्टर्डम नाम का एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है जो कि यहीं पर है और अगर हम वहां पहुंच जाए तो हम सब बच जाएंगे। तो वो क्या कर रहे थे, इतने खतरनाक इतने बड़े ओशन के अंदर छोटे से पिन प्रिक्स यानी पिन जितने आइलैंड को ढूंढ रहे थे। वो पिन जितना आइलैंड जो है उन्हें बचा सकता था। वो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, बस वो तिनके का सहारा ही वो जो है यहाँ पर देख रहे थे। अब उन्हें ये चीज जरूर पता चल गई थी कि अब करें तो करें क्या, वहां पहुंचना भी है, स्पीड किया तो बोट पूरी खुल जाएगी और हमारा तो इंजन भी आउट ऑफ एक्शन है। करें तो करें क्या, वहां पर जाए तो जाए कैसे। ओके इसके बाद में देखो ऑन January 4 आफ्टर 3 hours ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, January 4 की बात है,
32 घंटे उन्हें हो चुके हैं कंटिन्यूस पंप करते हुए, वो बस अब कुछ सेंटीमीटर्स पानी के साथ में सरवाइव कर रहे थे। उन्हें पता था कि पानी जो है जितना अंदर आ चुका है वो तो हम बाहर फेंक चुके हैं, अब जितना पानी थोड़ा थोड़ा करके अंदर आ रहा है बस उसके साथ में हमें कैसे जैसे बैटल करना है और फिर हम इस बैटल को जीत जाएंगे। तो अब उन्होंने सोचा कि यार अभी ना मुझे एक तरीका निकालना पड़ेगा कि हम बोट को कैसे उन आइलैंड तक पहुंचाएं, उस आइलैंड तक पहुंचाएं जिस आइलैंड पे जाकर हम सेफ हो सकते हैं। मीनवाइल मैरी कहीं से थोड़ा बहुत खाना ढूंढ के लाई, तो थोड़ा बीफ, कुछ क्रैकर, बिस्किट, ये सब कुछ उन्होंने खाए। पहली बार 2 दिनों में उन्होंने खाना खाया था। अब ये जो पिकनिक उनका था ना, ये पिकनिक ज्यादा देर चला नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में लगभग शाम को 4 बजे काले घने बादल फिर से उनके ऊपर मंडराने लग गए। हवा और तेजी से बहने लगी और समुद्र भयंकर तरीके से वेव्स में आने लगा, टाइड्स हाई होने लग गए। अब ये जो मौसम है ये बद से बदतर होता रहा और जनवरी 5 को तो सिचुएशन फिर से डेस्परेट हो गई। अब उन्हें पता चल गया था कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता। अगर स्पीड तेज करके उस आइलैंड को चेस करने जाते हैं तो बोट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, इसका खतरा है। अगर यहीं पर जैसे चल रहा है वैसे चलते रहते हैं तो जैसा सिचुएशन है हम यहीं शायद दब के मर जाएंगे। कुछ पता नहीं था, ये पता था कि शायद अब वो कभी वापस घर नहीं जा पाएंगे। बट उसके बावजूद वो गए अपने बच्चों के केबिन में उन्हें कंफर्ट करने के लिए, और जैसे ही उनके बेटे ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, पापा क्या हम मरने वाले हैं, तो हमारे नरेटर ने एकदम से पूरा रियश्योरेंस उससे दिया, नहीं नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा ऐसे करके। बट जॉन ने बहुत बड़ी बात कही, इतनी बड़ी बात कि ये बात टाइटल बन गई हमारे चैप्टर का। छोटा 6 साल का जॉन कहता है, बट डैडी वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, सू एंड आई। अरे पापा मरने से डर नहीं लगता, अगर हम लोग सब साथ हैं तो आखिरकार हमारा साथ ही एक दूसरे के लिए मैटर करता है, आप, मम्मी, सू, मैं, हम सब लोग। तो यहीं से आपके चैप्टर का टाइटल बना। जब एक 6 साल का बच्चा इतनी पॉजिटिव बात करता है तो नेचुरली उसके पेरेंट्स के अंदर भी एक अलग तरीके का जोश, एक अलग तरीके का जुनून आ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं कुछ भी कर लूं, मेरे अंदर जितनी भी ताकत है मैं सब कुछ लगा दूंगा और मैं इस समुद्र को फाइट करूंगा, मैं अपने बच्चों के लिए इस समुद्र को फाइट करूंगा। तो बस फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इस पानी को हराना है सबसे पहले, और ताकि से मैं बोट को खींच पाऊं। तो पानी को हराने के लिए उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना मैं ऐसा करूं कि एक साइड, एक जो हिस्सा है बोट का वो भारी कर दूं। ठीक है, तो एक हिस्से को, जो हिस्सा अभी तरीके से पूरा मतलब पूरी तरीके से टूटा नहीं था, उस हिस्से को उन्होंने क्या किया, भारी कर दिया एक रोप ड्रॉप करके। अब इसकी वजह से दूसरा हिस्सा जो पूरी तरीके से टूट गया था वो एकदम ऐसा हो गया। ठीक है, क्योंकि ये भारी हो गया था तो एक तरफ बोट जो है वो चली गए। अब यहां से क्योंकि वो खड़ा हो गया था एक तरीके से, तो वहां से पानी कम अंदर आ रहा था। अब जितना बचा कुचा पानी आ रहा था उसको भी डिफ्लेक्ट करने के लिए उन्होंने पैराफिन का इस्तेमाल किया। उन्होंने सोचा और पानी जितना आ रहा है उसको पैराफिन की मदद से डिफ्लेक्ट करो तो पानी अंदर नहीं आ पाएगा। अब इतना सब कुछ प्लान करने के बावजूद भी अंदर ही अंदर वो जानते थे कि शायद वो नहीं कर पाएंगे, शायद वो अपने बच्चों को वो जिंदगी नहीं दे पाएंगे, शायद उन्हीं की वजह से, उनके सपने की वजह से उनकी पूरी फैमिली खतरे में आ जाएगी। और इसीलिए उदास होकर जब वो एक शाम वहां बैठे तो मैरी भी उनके पास आए। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ा जैसे मानो आज आखिरी बार एक दूसरे का हाथ पकड़ा हो, इसके बाद शायद वो जिंदा ही ना बचे। उन्हें लगा था जैसे कि उनका एंड जो है वो बहुत करीब आ गया। जनवरी 6 की मॉर्निंग हो चुकी है, अभी विंड जो है वो पूरी तरीके से गई नहीं है बट काफी शांत हो चुकी है। तो उन्होंने सोचा चलो अपना सेक्सटेंट निकाला और निकाल कर और वहां पर रीड करना शुरू कर दिया। अब वो रियलाइज कर चुके हैं कि वो एक मतलब 1.5 लाख किलोमीटर के ओशन में है और वो जिस आइलैंड को ढूंढ रहे हैं वो लगभग 65 किलोमीटर्स का है।
अब जब वो इस चीज के बारे में सोच रहे थे, अपने पोजीशन को कैलकुलेट कर रहे थे, तो इतने में यहाँ पर सू की एंट्री हो जाती है। सू आती है। सू का जो लेफ्ट साइड है हेड का, वो पूरी तरीके से अब सूज चुका है, और अब उसको वो जो एकदम नीला पड़ चुका है और एकदम से स्लिट्स वहां पर आ चुके हैं। इतनी बुरी हालत के अंदर भी वो आकर और हमारे नरेटर को कार्ड देती है। आकर हमारे नरेटर को कार्ड देती है, और जैसे वो कार्ड खोलते हैं, कार्ड देखते हैं, तो सबसे पहले सामने वहां कुछ कैरिकेचर्स बने होते हैं, और वो कैरिकेचर्स होते हैं मैरी और हमारे नरेटर के। उन्होंने वो कार्टून्स बनाए होते हैं और नीचे लिखा होता है, हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल। उन्होंने अपने मम्मी पापा की ड्राइंग वहां बनाई होती है और लिखा होता है कि ये देखो, ये कुछ फनी पीपल है, क्या आपको भी इनको देखकर हंसी आ रही है? और वो बहुत हंसते, कहीं मतलब वो एक बहुत ही फनी जेस्चर होता है, ये बहुत ही क्यूट होता है। अंदर जब वो उस कार्ड को खोलते हैं, तो वहां लिखा होता है, ओह हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब जब यहाँ पर उन्होंने वो कार्ड खोला, तो वहां लिखा हुआ था कि मैं मम्मा पापा आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और जितनी भी एफर्ट्स आपने दिए हैं ना, थैंक यू सो मच उसके लिए। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होगा। जब बच्चे इस तरीके की स्ट्रेंथ दिखाते हैं, जब बच्चे इतनी हिम्मत के साथ आपके पास आते हैं, इस पॉजिटिविटी के साथ आपके पास आते हैं, तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स के पास और कोई चॉइस बचती ही नहीं है सिवाय फाइट करने की। तो बस उस जोश के साथ में हमारे नरेटर ने चेक किया और रीचेक किया कैलकुलेशंस को। उनका तो मेन कंपास भी काम नहीं कर रहा था, एक स्पेयर कंपास के साथ में उन्होंने सारे के सारे कैलकुलेशंस चेक किए, जो कि एकदम गंदा था, उसमें मैग्नेटिक वेरिएशंस कभी करेक्ट होते ही नहीं थे। तो फिर भी उन्होंने वहां पर वो चेक किया, पूरे कैलकुलेशन वो जितने लगा सकते थे लगाए, और लगभग 2 बजे के आसपास वो लैरी के पास गए, और लैरी के पास जाकर बोला कि तुम जाओ और 185 डिग्रीज व्हील को स्टीयर कर दो। अगर हम लकी रहे तो हम आइलैंड पे लगभग 5 बजे पहुंच जाएंगे। अब उन्होंने वो जितना कर सकते थे कर दिया था। अब एकदम भरे हुए दिल के साथ वो सोने चले गए, बस गए अपने बंक पे और सो गए। जब वो उठे तो 6 बज चुके थे, अंधेरा हो रहा था, और उन्हें लगा ओ गॉड, आइलैंड मिस कर दिया। उन्हें लग रहा था उन्होंने आइलैंड मिस कर दिया। उन्हें ऐसा लगा कि अब क्या करेंगे हम, वापस ये कोई रोड तो है नहीं कि यू टर्न लेकर चले जाए, क्या करेंगे हम, शायद आइलैंड मिस कर चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो जाएगा। और उस मोमेंट पे एक बिखरे बालों वाला सर उनके बंक से निकला और बोला, कैन आई हैव अ हग? हाँ, क्या मैं आपको एक झप्पी दे दूं? इतने में पीछे देखा तो सू भी आ रही थी, छोटी बच्ची भी आ रही थी वहां से, 7 साल की, है ना। तो अभी इतने खराब मूड में हमारी नरेटर ने बोला, व्हाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ? यार मुझे क्यों हग कर रहे हो यार, मैं बहुत बुरा हूं। तो इतने में उसके बेटे ने रिप्लाई किया, क्योंकि आप दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी हो और दुनिया के सबसे बेस्ट कैप्टन भी। तो इतने में अभी हमारे नरेटर बोलते हैं, नहीं जॉन, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे आज नहीं जॉन। सू ने बोला, अरे क्यों? आपने आइलैंड ढूंढ निकाला पापा। हमारे नरेटर ने कहा, व्हाट? और वो एकदम से भागे, बोला, हाँ हमारे सामने है, वो देखो। वो गए डेक पे और जाकर उन्होंने देखा बाउंड्री, उस आइलैंड की सिर्फ बाउंड्री को देखकर वो खुश हो गए। मैंने वो आइलैंड ढूंढ निकाला। वो आइलैंड एक एक वोल्केनिक रॉक का पीस था, बहुत कम वेजिटेशन के साथ में, पर इस मोमेंट पे वो उन्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड लग रहा था, दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड। अब वो फाइनली रात भर वहीं पे ऑफ शोर, जो थोड़ा सा सतह थी, वहीं पर उन्होंने एंकर किया, वहीं पर बोट को रोक के, और वो वहीं पर आराम उन्होंने किया। अगली सुबह वहां पर रहने वाले 28 लोग जो थे, उन्होंने उन्हें चीयर किया और उन्हें वहां पर किनारे पर उतारा। जब वो वापस किनारे पर उतरते हैं
और अपने पाँव के नीचे फिर से जमीन महसूस करते हैं, तो वो सोचते हैं लैरी और हर्ब के बारे में, जो कितने चीयरफुल थे, कितने पॉजिटिव थे, जिन्होंने पागलों की तरह पंपिंग की। वो सोचते हैं मैरी के बारे में, जिसने उस टाइम पर व्हील को संभाला जब व्हील को सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो सोचते हैं उस 7 साल की बच्ची के बारे में, जो इतने पेन में होने के बावजूद टैंट्रम्स थ्रो नहीं कर रही थी, अपने माँ बाप को परेशान नहीं कर रही थी, इनफैक्ट अपनी इंजरीज छुपा रही थी, जिन इंजरीज को बाद में 6 माइनर ऑपरेशन से ठीक किया गया। वो सोचते हैं उस 6 साल के बच्चे के बारे में, जिसको मरने से भी डर नहीं लगता। दिस इज द चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। एक कहानी फैमिली की यूनिटी की, पॉजिटिव आउटलुक की, एक कहानी करेज की और ब्रेवरी की। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया। चैप्टर को लाइक करो और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपने सारे के सारे 11th के चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।